मैं सुरदन सिंह डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, जो चैप्टर है हमारा नात्सीवाद और हिटलर का उदय, ये विशेष रूप से हिटलर के जीवन पर आधारित है। हम सभी हिटलर के बारे में जानते हैं कि हिटलर कौन व्यक्ति था और कैसा व्यक्ति था। हम सभी जानते हैं कि वो कितना क्रूर व्यक्ति था और वो विश्व का तानाशाह बना हुआ था। उसने लाखों करोड़ों लोगों को मरवाया था। वह लोगों को चींटी के समान समझता था। जिस प्रकार हम डेली चलते हैं और हमारे पैरों से कितनी चींटियां कुचल जाती हैं और हम कभी ध्यान नहीं देते, उस प्रकार हिटलर भी डेली कितने लोगों को मारता था, वो इस बात की गिनती नहीं करता था। इतना क्रूर व्यक्ति कैसे बना शासक? क्या वो जन्मजात शासक था? क्या उसके माता पिता कोई राजा थे जो वो शासक बन गया, या कोई सामान्य व्यक्ति था? और यदि वो सामान्य व्यक्ति था तो फिर इतना क्रूर व्यक्ति को जनता ने शासक क्यों बनाया? आज हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, नात्सी एक समूह था जो हिटलर ने बनाया था, एक समुदाय था। अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम एक फिल्म की तरह होती है। जिस तरह आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें फिल्म का एंड दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फिल्म की स्टार्टिंग हुई है, उसमें एक अदालत लगी हुई है और उस अदालत में किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उस व्यक्ति को फांसी पर ले जाया जाता है और उसे फांसी चढ़ा दी जाती है। क्या यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाएगी? नहीं। फिर क्या होता है? फिर उस व्यक्ति की पूरी कहानी को शुरू से रिपीट किया जाता है, सेम टू सेम। बिल्कुल इसी तरह फिल्मी शुरुआत होती है इस चैप्टर की, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय करते हैं। परिचय से स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग परिचय में क्या हुआ कि स्टोरी इस प्रकार से, जर्मनी में हेलमुट नाम का एक बालक अपने बिस्तर में पड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक उसने पास के कमरे में अपने माता पिता की कुछ बातचीत करने की आवाज़ सुनी। बच्चा उनकी बात को सुनने के लिए अपने बिस्तर से उठकर उनके कमरे के गेट पर गया और देखा कि उसके माता पिता आपस में बात कर रहे हैं और उसके पिता ये कह रहे हैं कि मुझे अकेले मरना चाहिए या पूरे परिवार के साथ मरना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि हमने अपाहिजों पर और यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत से लोगों को मैंने मारा है। तो अब ये बात फैक्ट है कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ, मित्र राष्ट्र कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। देखिए, इस प्रकार जो युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो थे वो मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो थे वो धुरी राष्ट्र थे। लेकिन जो बच्चा सुन रहा है तो उसके पिता कह रहे हैं कि अब मित्र राष्ट्र हमें चारों तरफ से घेरने वाले हैं और उसके बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें बहुत बुरी मौत दी जाएगी, तो उससे पहले क्यों ना हम खुद ही मर जाएं। लेकिन बात यहाँ आती है, मुझे अकेले मरना चाहिए या फिर मुझे पूरे परिवार के साथ मरना चाहिए। कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती है। दिन निकलता है। सुबह को माता पिता अपने बच्चे हेलमुट को लेकर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। वो पूरे दिन पार्क में घूमते हैं, आपस में बातें करते हैं। बच्चा डरा हुआ है, उसे जानकारी है कि रात ये क्या बात कर रहे थे और शाम को क्या होता है। शाम को उसके पिता अपने ऑफिस में आकर अपने आप को गोली मार लेते हैं। हेलमुट खुद देखता है कि उसी की पिता की वर्दी को आग में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और हेलमुट उस दृश्य को भूल नहीं पाता है। लेकिन उस समय हेलमुट के माइंड में ये नहीं आया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने पता लगाना शुरू किया तो उसे जानकारी मिली कि उसके पिता एक नात्सी थे। वो हिटलर की सेना में थे। वैसे उसके पिता एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो हिटलर के लिए काम करते थे। क्या काम करते वो हिटलर के लिए? वो हिटलर के लिए लोगों की जान लेते थे। हिटलर के लोगों की जान, एक डॉक्टर जान कैसे लेता था? हाँ जी, डॉक्टर हिटलर के कहने पर लोगों को जहर के इंजेक्शन दिया करता था। अब तक वह डॉक्टर लाखों लोगों को मार चुका था। उसे पता था कि चारों तरफ से सेनाएं घेरने वाली हैं, हिटलर मरेंगे, साथ में हमें भी मरना है, तो क्यों ना पहले ही मर जाएं। जब ये बच्चे को जानकारी मिली, बच्चा शांत हो गया। लेकिन यहीं से हमारी स्टार्ट होती है हिटलर की कहानी कि हिटलर, डॉक्टर ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी हिटलर को आत्महत्या करनी बाकी थी। देखिए,
जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मनी को चारों ओर से घेर लिया, ये सन 1945 की बात है। इस चैप्टर में कहानी को फिर मैं अभी कहा था बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, सेम टू सेम फिल्मी स्टाइल में इस चैप्टर की शुरुआत हुई है कि चैप्टर का एंड सबसे पहले दिखाया गया। आप सबको पता होगा कि विश्व में 2 युद्ध हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से और 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला था। ये जो कहानी है वो द्वितीय विश्व युद्ध की है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध की कहानी को नहीं दिखाया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, 1939 में हिटलर ने आक्रमण कर दिया मित्र राष्ट्रों पर, और 1945 में एक कंडीशन ऐसी आई कि हिटलर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। हिटलर ने अपने ही बंकर में, बंकर क्या होता है, बंकर होता है ज़मीन के नीचे बना हुआ ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति आसानी से पहुँच ना सके, जहाँ कोई गोला बारूद का असर ना हो सके। तो जब कंडीशन ऐसी आई कि चारों तरफ से उसे शत्रु राष्ट्रों ने घेर लिया, तो हिटलर ने अपने कुछ प्रमुख सेना अधिकारियों के साथ आत्महत्या कर ली। लेकिन केवल आत्महत्या से ही कहानी खत्म नहीं हुई। जिस जब हिटलर ने आत्महत्या कर ली तो क्या हुआ, हिटलर की आत्महत्या के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत में सुनवाई हुई इस चीज़ की कि हिटलर ने इतना कृत्य क्यों किया था, और उसके साथ जितने भी नाज़ी थे उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत का गठन किया गया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में अपराध करने वाले सिपाहियों पर, नाज़ीवादियों को सज़ा सुनाई गई। और इस सज़ा में क्या हुआ कि न्यूरेमबर्ग की अदालत ने केवल 11 लोगों को, केवल 11 युद्धबंदियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अगर देखा जाए तो ये सज़ा बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो लाखों करोड़ों लोगों को मारा था, बहुत बुरी तरह से मारा था, और उसके दंड में ये सज़ा कुछ भी नहीं थी। लेकिन न्यूरेमबर्ग की अदालत ने केवल यही सज़ा मात्र 11 लोगों को फांसी की सज़ा दी और बाकी को उम्र कैद की सज़ा दे दी। यहाँ से एक प्रकार से जो चैप्टर की एंड दिखाया था, लेकिन यहाँ चैप्टर खत्म नहीं होता है, अब चैप्टर शुरू होता है। ये तो चैप्टर का लास्ट पॉइंट दिखाया था, और हम दोबारा चैप्टर शुरू करेंगे, और दोबारा चैप्टर शुरू करने में तब हमारा ये लास्ट पॉइंट दोबारा निकल के आएगा कि इसमें क्या हुआ, बाद में इस कहानी को किस प्रकार घटित हुई। देखिए, वाइमर गणराज्य का जन्म हम सभी जानते हैं कि प्रथम 20वीं शताब्दी में जो जर्मनी था वो अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, अपने आप में एक शक्तिशाली राष्ट्र। और जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है ना, तो आप जानते हो कि वो फिर शांत नहीं बैठ पाता है, उसके अंदर बुरे विचार या बुरी क्रियाकलाप उसके माइंड में जन्म लेने लगते हैं। उसके माइंड में एक बुरे विचार जन्म लेने लगे थे कि अब मैं दूसरे राष्ट्रों पर युद्ध करूंगा और अपने आप को और भी अधिक शक्तिशाली बनाऊंगा, और भी अधिक शक्तिशाली बनाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि उसने इस कंडीशन में ही 1914 में उसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में यह हमें देखना है कि किस प्रकार कौन कौन से देश के बीच प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। देखिए, उस समय क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो हमारे 2 राष्ट्र थे। एक था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्रों में कौन से देश थे? धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, धुरी राष्ट्रों में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये जो देश थे ये एक तरफ थे। देखिए, जब प्रथम विश्व की शुरुआत हुई थी तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे वो एक साइड में थे, और दूसरे साइड में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें 3 देश थे। मित्र राष्ट्रों में क्या थे? 3 देश। कौन कौन? इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। और इस विश्व युद्ध में खाली यही देश आपस में नहीं लड़े, और भी देशों ने भाग लिया। क्यों भाग लिया? क्योंकि सबको उस समय ये दिख रहा था कि जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने वाला है, आज हम इसकी सहायता करेंगे तो कल को हम इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं।
क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे जो व्यापार के बहुत अच्छे साधन थे, इसलिए अनेक राष्ट्रों ने इस विश्व युद्ध में भाग लिया। लेकिन विश्व युद्ध में भाग लेने के पश्चात जो अन्य राष्ट्र थे उन्हें आशा ये थी कि बहुत जल्दी ही जर्मनी इन राष्ट्रों को पराजित कर देगा, उसके बाद युद्ध विराम हो जाएगा और हमें लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, युद्ध तो लंबे समय तक चला। युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1914 में प्रथम विश्व की शुरुआत होने के पश्चात जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन केवल ये तो एक छोटी सी वजह थी उसके पश्चात क्या हुआ, सन 1917 में, हमारे पास पॉइंट लिखा नहीं है हमने, सन 1917 में क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका कूद पड़ा। यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का साथ किसने दिया? अमेरिका ने दिया। देखिए, अमेरिका पहले से एक शक्तिशाली राष्ट्र था, आज भी है, और पहले भी अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। अमेरिका के कूदने के पश्चात जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया तो जर्मनी ढल गया और एक स्थिति ऐसी आई सन 1918 में कि जर्मनी को इन राष्ट्रों के सामने घुटने टेकने पड़े और जर्मनी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जर्मनी को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। यानी 1914 से युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1918 में जाकर इस प्रथम विश्व युद्ध का विराम लग गया। लेकिन केवल हार स्वीकार करने से काम नहीं चला। जो जर्मनी में सरकार थी, विलियम कैसर, वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी में एक नई सरकार का गठन हुआ। जर्मनी में नई सरकार का गठन हुआ। उस नई सरकार के ये पॉइंट आया था हमारा वाइमर गणराज्य का जन्म। नई सरकार जो थी उसका दल था प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक दल। तो ये प्रजातांत्रिक जो दल था इसने नई सरकार का गठन किया और 11 अगस्त 1919 को इसने वाइमर में अपना संविधान लागू किया। देखिए, इसलिए दिया गया है कि वाइमर गणराज्य का जन्म। आप सभी जानते हैं कि गणराज्य क्या होता है। जैसे आप जानते हो गणतंत्र बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, तो गणराज्य, वाइमर गणराज्य का जन्म, जहां अपना संविधान हो। तो इसने अपना संविधान लागू किया 11 अगस्त 1919 को। लेकिन उस संविधान लागू करने के पश्चात, क्योंकि इस युद्ध में जर्मनी ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया था, उसके पश्चात जर्मनी को बहुत सारे ऐसे हर्जाने थे जो दूसरे राष्ट्रों के लिए भरने पड़े। उस पर ऐसे बहुत सारे दंड लगाए गए जो उसे पूरे करने पड़े और उन दंडों में जर्मनी क्या हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। बहुत सारी समस्याएं जर्मनी के सामने खड़े हो गई। अब चैप्टर के अगले पॉइंट पर आते हैं सुरजीत जी। तो युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद लेकिन युद्ध का जो असर था वो लंबे समय तक नहीं गया। और ये असर ऐसा नहीं केवल जर्मनी पे नहीं गया, ये जो हमारे मित्र राष्ट्र थे इन पर भी असर रहा। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कोई भी युद्ध या झगड़ा होता है तो युद्ध कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसका असर जनता को बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है। यही जर्मनी में भी हुआ। 1914 से जो युद्ध स्टार्ट हुआ था और जो 1918 तक चला, इस युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जर्मनी को भी बहुत सारे प्रभाव, युद्ध के ऐसे प्रभाव थे जर्मनी को झेलने पड़े। जर्मनी ने ये जो युद्ध लड़ा था प्रथम युद्ध, ये कर्जा लेकर लड़ा था और युद्ध हारने के पश्चात आप जानते हो कि लोगों का कर्जा चुकाना कितना मुश्किल था। जो दूसरे देश थे उनका कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल था। तो यूरोप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि वो कर्ज, जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई वो कर्ज कैसे चुकाए। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव केवल जर्मनी पर नहीं हुआ था। इस युद्ध का प्रभाव उन अन्य राष्ट्रों पर हुआ था जिनके साथ युद्ध लड़ा गया था। मतलब ऐसे राष्ट्र जो दूसरे देशों को कर्ज दिया करते थे, दूसरे देशों को ऋण दिया करते थे, वो कर्जदार बन गए। आज उनकी कंडीशन किसी को ऋण देने की नहीं थी, वो खुद भी कर्जदार बन चुके थे। तो युद्ध का प्रभाव जो हुआ था वो जर्मनी और जो दूसरे राष्ट्र थे दोनों पर ही हुआ था। लेकिन जर्मनी पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जर्मनी प्रभाव ज़्यादा क्यों था कि जर्मनी ने पूरा युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था, इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उसे कर्जा चुकाना पड़ा। बहुत लंबे समय तक जर्मनी प्रयास करता रहा
कि मैं इसका कर्जा किस प्रकार चुकाऊं, और इस कंडीशन में उसने जितने भी उसके पास स्थिति कर्जा चुकाने की थी या जितने पास उसका जितना भंडार था पैसे वगैरह सब कुछ उसका खत्म हो चुका था कर्जा चुकाने में। उस स्थिति में एक दूसरी स्थिति और खड़ी हो गई जर्मनी में। हम सभी जानते हैं कि जब किसी के सामने कोई समस्या आती है तो जो विपक्षी लोग होते हैं वो उस समय पूरा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। यही हमारा दूसरा पॉइंट आया। चौथा पॉइंट, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। ये देखिए, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट क्या होता है। अभी आपको बताया गया कि जर्मनी को कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसमें जो विपक्षी पार्टियां थीं, उन विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया इस बात का कि देश कितना कर्ज में डूबा हुआ है, और उन्होंने इस बात को लेकर एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती और लंबे समय तक देश को कर्जे में ही डूबा रहना पड़ेगा। जर्मनी के काफ़ी प्रयास के बाद भी जब जर्मनी में कर्जा नहीं चुकाया तो 1923 की बात है। 1923 में जर्मनी ने सभी राष्ट्रों से ये कह दिया, बोले अब मेरी स्थिति कर्जा चुकाने की नहीं है, जिसका जो भी कर्जा है मैं नहीं चुका सकता। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो अन्य राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे, जर्मनी के पास कोयले के भंडार बहुत बड़ी मात्रा में थे जहाँ पर जर्मनी को बहुत बड़ी कमाई होती थी। जब जर्मनी ने साफ मना कर दिया, बोले अब मैं किसी का कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो क्या हुआ कि उन राष्ट्रों ने जर्मनी के जो कोयले भंडार थे उन पर अपना कब्जा कर लिया। जब उन पर कब्जा कर लिया तो अगर देखा जाए तो जर्मनी के पास कुछ भी नहीं रहा। इस कंडीशन में क्या समस्या आई कि जर्मनी का जो आर्थिक मंदी थी वो बहुत ज़्यादा आ गई। इस मंदी से निपटने के लिए जर्मनी ने क्या किया कि बहुत अधिक संख्या में अपनी मुद्रा छापनी शुरू कर दी कि मैं अधिक मुद्रा छापूंगा, कोई बात नहीं, मैं इस आर्थिक संकट से निपट जाऊंगा। लेकिन उस अधिक मुद्रा को छापने में जर्मनी के सामने और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कौन सी समस्या? देखिए, जर्मनी के जो मुद्रा का नाम था वो नाम था मार्क। जिस प्रकार अपने यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, और आप जानते हो कि अपना जो रुपया है वो अमेरिकी डॉलर किस प्रकार है, हमारे 70-75 रुपये एक अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। ये स्थिति अप डाउन होती रहती है, कभी ये 60-65 रुपये पर आ जाती है कि हमारे 60 या 65 रुपये एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होते हैं। उसी प्रकार जर्मनी में मार्क मुद्रा चलती है। तो ये जो मार्क मुद्रा थी, इस मार्क मुद्रा की जो स्थिति थी वो ये कंडीशन आ गई कि ये मुद्रा के जो रेट था वो डॉलर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम हो गया। देखिए, इस अप्रैल 1923 की बात है। अप्रैल 1923 में 24,000 मार्क का जो मूल्य था वो $1 था। अप्रैल 1923 में 24,000 मार्क डॉलर का मूल्य कितना था? 24,000 मार्क का जो मूल्य था वो $1 था, यानी 24,000 मार्क जर्मनी की $1 में जाती थी। वहीं ये जो स्थिति है वो जुलाई में और ज़्यादा बिगड़ गई। जुलाई में स्थिति क्या हो गई? अभी आपको बताया कि जर्मनी ने मुद्रा छापनी शुरू कर दी थी, लेकिन मुद्रा छापने के पश्चात भी उसके सामने समस्या आई। जुलाई में स्थिति कितनी हो गई? जर्मनी के 3,50,000 मार्क बराबर हुए $1 के। यानी कि 3,50,000 मार्क की कीमत कितनी थी? $1। यही स्थिति अगस्त में और भी ज़्यादा बिगड़ गई। जब अगस्त आया तो अगस्त में ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। अगस्त में स्थिति क्या हो गई? अगस्त में स्थिति हो गई 46,26,000 मार्क बराबर $1। इसी प्रकार ये स्थिति लाखों में नहीं रही, ये स्थिति करोड़ों में पहुंच गई, करोड़ों में। और ये स्थिति दिसंबर में जाकर यही स्थिति $9,88,60,000 पहुंच गई। अब ये मानिए कि जर्मनी की जो मुद्रा थी मार्क, उसका मूल्य बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जब जर्मनी की मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया तो जर्मनी में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर आ गया। जर्मनी पर मंदी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इस मंदी में जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा?
देखिए इस मंदी में जर्मनी का पूरा माहौल बिगड़ गया। जब इतनी आर्थिक मंदी आई, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया, लोग भूखा मरने लगे। और उस कंडीशन में क्या हुआ, जो नवयुवक थे उन्होंने गलत रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कहीं पे कोई काम नहीं था, काम ना होने की स्थिति में, कोई भी रोजगार ना होने की स्थिति में उन्होंने गलत मार्ग अपनाने शुरू कर लिए, उन्होंने अपराध करने शुरू कर दिए, चोरी, लूटमार, डकैती, इस तरह का माहौल जर्मनी के अंदर बन गया। और इस माहौल से क्या हुआ, लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया, लूटपाट शुरू हो गई। और इस कंडीशन में लोगों में एक बहुत बड़ी दहशत पैदा हो गई। अब जर्मनी का माहौल इस मंदी के चलते इतना बुरा हो चुका था कि बहुत ही बुरी स्थिति जर्मनी में आ गई थी। छोड़ दीजिए, आज के अध्याय में इतना ही। जर्मनी का पृथ्वी में शुद्ध के वर्षात, जर्मनी के सामने समस्याएं, अगले इसी चैप्टर में, चैप्टर हमारा यही रहेगा। ये चैप्टर हमें कम से कम 3 वीडियो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इसी चैप्टर में जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें दिखाएंगे हिटलर का उदय, किस प्रकार हिटलर का उदय हुआ और किस प्रकार हिटलर विश्व का तानाशाह और जर्मनी का बादशाह बन बैठा। ठीक, तब तक आप अध्ययन करते रहिए।